नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार से तात्पर्य नागरिक अधिकारों से होता है जो संविधान द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों का सबसे पहले जिक्र आया फ्रांस में। जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई तो उसके बाद वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना जो है विकसित हुई। इसके बाद फिर हम मूल अधिकारों की बात करें तो 1791 में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका संशोधन और व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए जाते हैं। 1945 में फिर यूएनओ के द्वारा और ये घोषणा की जाती है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जाती है। तो ये अधिकार जब भारत की बात आएगी तो भारत में आज़ादी से पहले ही इसकी मांग की जा रही थी। 1935 में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी ने मूल अधिकारों की मांग की थी और इससे भी पहले अगर इसका इतिहास खंगालें तो 1935 से पहले 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भी इसका जिक्र किया गया था। तो आज़ादी के बाद जब मूल अधिकार बनाने की बात आई तो हमारे संविधान निर्माण सभा के जो मेंबर थे वो इस बात पे सहमत थे कि भारतीयों को एक अधिकार पत्र दिया जाए। अधिकार पत्र मतलब बिल ऑफ राइट्स। तो इसी को बाद में जब परिणित होकर नियम बने तो हम मूल अधिकारों के रूप में जानते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम जानेंगे कि मूल अधिकार हमें कौन कौन से मिले हुए हैं। इनमें समय समय पर संशोधन भी होता रहा है। तो जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में रखे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था और इसकी जब चर्चा चल रही थी तो चर्चा 38 दिनों तक चर्चा चली, जिसमें 11 दिन उप समिति में, 2 दिन सलाहकार समिति में और 25 दिन संविधान सभा में प्रॉपर इसकी चर्चा विचार विमर्श हुआ। उसके बाद हमें मूल अधिकार मिले तो वो संख्या में थे 7, बाद में घट के हो गए 6। फिलहाल अभी हम जानते हैं कुछ विश्वविख्यात जो न्यायमूर्ति थे भगवती जी, उनके विचार। ये मूल अधिकार वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा संजोए आधारभूत मूल्यों का निरूपण करते हैं और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने तथा ऐसी दशाएं उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हैं जिनमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की जो विविध समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा थी उसके अनुरूप ही ये मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। राधा कृष्णन जी ने कहा कि हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। तो ये अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी कि मूल अधिकार अपन ने रखे जाएं। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अगर ये प्रश्न आता है संशोधन हो सकता नहीं तो हो सकता है, लेकिन आपातकाल को, जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है, के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ये मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय और इन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया था। इससे पहले भी समय समय पर मूल अधिकारों पे कैंची थोड़ी बहुत चलती रहती थी, लेकिन इसमें मूल अधिकार ही वो खत्म ही कर दिया गया। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, अब 6 उनको हम देख लेते हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये 6 अधिकार हमको प्राप्त हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी न्यायालय किसी के सामने छोटा बड़ा ऊंच नीच गरीब अमीर इसका भेदभाव नहीं करेगा। ये बात हमें ब्रिटिश संविधान से मिली। ब्रिटिश संविधान से ली जरूर गई है, लेकिन ब्रिटिश संविधान से कई गुना अच्छा हमारे यहाँ संविधान में उसको लागू किया गया है। आप जानते हैं ब्रिटिश का संविधान लिखित नहीं है और वहाँ पे संसद जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। इसका अर्थ है यह राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 14 जो है वो सामान्य है, अनुच्छेद 15-18 उसके विशिष्ट उदाहरण हैं। तो यहाँ ऊपर एक चीज़ नोट करके ये बताने इसलिए बताई गई स्पेशली कि व्यक्ति से मतलब चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, अगर भारत में कोई न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा तो उन्हीं नियमों के अधीन देशी विदेशी सभी लोग आएंगे। अनुच्छेद 15 धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। राज्य के द्वारा धर्म मूल वंश जाति लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसी का सहारा लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी लागू किया गया। वो अनुच्छेद था 15 का भाग 4। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 भाग 4 में ये ओबीसी जो आरक्षण प्रदान किया गया, ये इसका प्रावधान कर दिया गया बाद में। मंडल आयोग आप लोग जानते होंगे आरक्षण के विषय में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके 2 एक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे कि एक अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989। अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत का मतलब जो है जो राजा महाराजा कुंवर राजकुमारी इस तरह की पदवी लगाए रहते थे लोग, अब संविधान में इन सबनों का खात्मा कर दिया गया और जो सेना या विधि के द्वारा डिग्रियां दी जाती हैं उन्हीं को सिर्फ मान्य किया गया। सेना में जैसे देखिए आप परमवीर शौर्य चक्र कीर्ति चक्र दिए जाते हैं और विधि में उपाधियां होती हैं, किसी ने डॉक्टरेट कर लिया, तो इस तरीके से ये डिग्रियां मान्य हैं। बाकी वो जो जन्मजात डिग्रियां थी उनको खत्म कर दिया गया, उपाधियों को खत्म कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था जो अब सिर्फ 6 बची हैं। इनमें से समय समय पे इन्हीं पे बात चलती रहती है कभी कभी, तो इनको समझ लेते हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ये मिल जाती है हमको। फिर है 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका अपवाद भी है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं और कुछ भाग गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ हिमाचल वगैरह में है, जम्मू कश्मीर है, ऐसी जगहों पे इसके अपवाद भी देखने को मिल जाएंगे। 19F इसको ख़त्म कर दिया गया था या कहें कि हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार को। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये संपत्ति का अधिकार को अगर हम हटा के बात करेंगे तो 6 तरीके की स्वतंत्रताएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। अब 19A में और कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो एक है जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। चुप रहने का अधिकार,
तो इसमें भी कभी कभी काफ़ी डिबेट होती है चुप रहने के अधिकार में, और इसी में एक इनेबल बनाम केरल राज्य का केस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात इसमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा था राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये 2004 में नवीन जिंदल केस हुआ था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद चौथा है प्रदर्शन एवं धरना का अधिकार। तो इसमें भी बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि प्रदर्शन एवं धरना का अधिकार तो है, किंतु हड़ताल एवं बंद का आह्वान जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। मतदाता को सूचना का अधिकार, या ये उसका मूल अधिकार है, उसको सूचना मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। तो इसके तहत 3 तरीके की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, ना कि पुराना या नया कोई और कानून बना के उसको सजा दी जाएगी। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये देशी विदेशी सभी को प्राप्त है और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का इसमें प्रबंधन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको विधि द्वारा राज्य द्वारा अवधारित निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जो बाद में एक्ट बना हमारे यहाँ, जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन, RTE। तो ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सके, स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा हो जाता है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अब इसमें भी थोड़ा सा और हम आगे जाके बात करेंगे निवारक निरोध विधि से संरक्षण। तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि अभी उसने कोई क्राइम किया हो, कोई अपराध किया हो, लेकिन अगर उसके अपराध करने की आशंका है, ऐसा लगता है कि ये आदमी ये कार्य कृत्य कर सकता है, तो उसको कृत्य करने से रोकने के लिए पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें भी कुछ उसको नियम हैं, तो वो देख लेते हैं कि अगर वो गिरफ्तार है तो क्या क्या कर सकते हैं। ए है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो समय समय पे अनेक तरीके के अधिनियम बनते रहे, अब उनकी चर्चा कर ली जाए थोड़ा सा। जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, ये अधिनियम 26 फरवरी 1950 को बनाया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकना और इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, लेकिन ये लगातार आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा और फाइनली जो है 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। फिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, तो ये 44वां संविधान संशोधन इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में ये समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, ये नज़रबंदी तस्करों को रोकने के लिए किया गया था। इसकी अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष का कर दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, इसकी चर्चा होती रहती है।
23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था। ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते थे टाडा, खत्म कर दिया गया। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने थे उनमें ये सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा कठोर भी था, और इसको जो है 23 मई 1995 को समाप्त किया गया। इसी का बाद में और एक संशोधित रूप देखने को मिलता है पोटा। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया, और इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी जो संगठन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया था। और इसमें ये व्यवस्था भी की गई थी कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादियों को सूचना दे रहा है, उनको अपने पास रख रहा है या सरकार से जानकारी छुपा रहा है, तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। और इसका व्यवधान जो इस तरीके से था कि बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही हो सकती है, यानी जो भी होगा 3 महीने के बाद होगा। 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलने लगा था। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध करना, जबरदस्ती किसी से काम नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 23 इसमें बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 जो है बनाया गया था। बंधुआ मजदूरी एक श्राप है। छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती उनके माँ बाप से अलग करके फैक्ट्रियों में, खेतों में, लोगों घरों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये बातें हो गई। अनुच्छेद 24 बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। इसमें 14 वर्ष से कम का अगर कोई बालक है तो उससे काम, श्रम नहीं कराया जा सकता है। जैसे कि फैक्ट्रियों में बच्चे काम करते हैं, होटल ढाबों में काम करते हैं, तो ये सब अवैध है, अनैतिक है। चौथा जो अधिकार हमको मिला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता। भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, किसी की संख्या ज़्यादा है, किसी की कम है। भारतीय संविधान ने सबके लिए व्यवस्था की है कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था बनाता है स्थापना पोषण करने के लिए, तो इसको एक बार फिर से ऊपर से पढ़ लेते हैं। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णता। तो इसमें यह है कि जो पोषित संस्था है, जो सरकार द्वारा पोषित संस्था है, वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी एक विशेष धर्म की। क्यों? क्योंकि ऐसी संस्था सरकार के खर्चे पे चलती है। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। 5वीं स्वतंत्रता थी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किया गया। अनुच्छेद 29 में कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जात, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया। फिर 6वां जो हमारा अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों तथा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो रिट लगाने निकालने की शक्ति प्रदान की गई है 5 तरीके की, जो देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेप। तो पहला देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण।
यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। उसके अपने पर्सनल हित हो सकते हैं या पर्सनल उद्देश्य में आके ऐसे कार्य करते हैं कभी कभी लोग, तो उस समय ये लागू होता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन नहीं करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख या आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधीशों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आप अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय में उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। अधिकार प्रक्षालेप। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हितकारी होगा।